हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम हिंदी की जो भी शिक्षण विधि है वो देखेंगे। तो यहाँ पे भाषा विकास कौशल, भाष प्लस धातु प्लस अच प्लस टाप से होता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना, अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने का सशक्त साधन, सर्वोत्तम माध्यम भाषा है। भाषित व्यक्त वायुरेण अभिव्यक्ति ज्योति इति भाषा, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। स्वीट महोदय द्वंद्वात्मक शब्द विचारणा प्रकटे भाषा। पतंजलि ने कहा, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों को अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दंडी की बुक है काव्यदर्श दंडी की बुक। भाषा के भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा की विशेषता, अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है, एक व्यवस्था है तथा अनुकरण द्वारा लिखी जाती है। अनुकरण द्वारा लिखी जाती है। परिवर्तनशील है। भाषा सामाजिक धरोहर है। समाज विचार विनिमय का साधन है। सामाजिक धरोहर, समाज विचार विनिमय का साधन। भाषा प्रतीकात्मक भाषा प्रतीकात्मक, व्यवहारिक दक्षता, व्यवहारिक दक्षता सभ्यता के साथ विकास पाती है। प्रारंभिक रूप मौखिक, इसका लिखित रूप सभ्यता संस्कृति की देन है। लिखित रूप सभ्यता संस्कृति देन है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है। भाषा कौशलों से प्रारंभ होता है। भाषा में अर्थग्रहण एवं अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति ये भाषा के प्रमुख उद्देश्य हैं। भाषा का सम्यक अच्छी प्रकार से विकास हेतु ग्रहण व अभिव्यक्ति पर क्रमबद्ध रूप से बल देना है। भाषा का सम्यक अच्छी प्रकार से विकास हेतु ग्रहण व अभिव्यक्ति पर क्रमबद्ध रूप से बल देना है। भाषा के मौखिक व लिखित रूप के विकास हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास के 4 अवयव बताए हैं, जिन्हें भाषा कौशल के नाम से जाना जाता है। इन कौशलों को भाषा शिक्षण के प्रत्ययन विशेष के नाम से भी जाना जाता है। भाषा कौशल का निश्चित क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम, स्वाभाविक क्रम, श्रवण, भाषण, वदन, पठन, वाचन, लेखन। भाषा कौशल में सबसे कठिन कौशल है लेखन। कौशल, फिर उनके मुख्य उद्देश्य, फिर उनका संबंध, फिर उनका रूप कैसा है, फिर विज्ञान। यहाँ पे श्रवण जो है ये मुख्य उद्देश्य, श्रुतता, अर्थ ग्रहण। यहाँ पे ग्रहण होता है, ये अर्थ ग्रहण होता है, इनपुट होता है, अमूर्त होता है। श्रवण इनपुट होता है जो कि अमूर्त। भाषण ये मौखिक अभिव्यक्ति है, जो आउटपुट होता है ये भी अमूर्त होता है। पठन ये पठित व अर्थ ग्रहण होता है, इसमें भी अर्थ ग्रहण इनपुट होता है, ये मूर्त होता है। लेखन में अभिव्यक्ति होती है, आउटपुट होता है, ये मूर्त होता है। तो 2 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं। इनपुट हैं हमारे श्रवण और पठन। हम सुनने और पढ़ने से इनपुट करेंगे, यानी कि ग्रहण करेंगे। और भाषण और लेखन ये हैं अभिव्यक्ति वाले, ये आउटपुट हैं। और अमूर्त वो होते हैं श्रवण और भाषण, सुनना और बोलना अमूर्त हैं, पठन और लेखन मूर्त हैं।
भाषा कौशलों में श्रवण एवं भाषण का संबंध भाषा के लिखित रूप से है। संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यों में उचित अनुपात रखा जाए तथा साथ ही उद्देश्यों पर क्रमानुसार पक्ष दिया जाए। जिस उद्देश्य की पूर्ति पहले आवश्यक हो उस पर पहले बल दिया जाए तथा जिसकी पूर्ति बाद में आवश्यक हो उस पर बाद में बल दिया जाए। जिस उद्देश्य की पूर्ति अधिक आवश्यक उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए तथा उसकी पूर्ति कम आवश्यक हो उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात कम होना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर ज्ञान ज्ञात अज्ञात तथा सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। इस सिद्धांत को अपनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मौखिक कार्य अधिकाधिक करवाए जाएं। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाए। शब्द भंडार में वृद्धि की जाए। श्लोक कंठस्थ करवाए जाएं। शुद्ध लेखन का अभ्यास करवाया जाए। अनुवाद व रचना कार्य करवाए जाएं। श्रवण कौशल यह भाषा कौशल में प्रथम कौशल है। इसे प्राथमिक कौशल कहते हैं। अर्थ ग्रहण कौशल भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण से ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो बालक जन्म से बहरा होता है वह आजीवन बोल नहीं पाता। केवल ध्वनियों को सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं, अपितु उनको सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल की आवश्यकता या उद्देश्य शब्दों के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए, सुनकर पुनर्कथन के लिए, शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए, अनुकरण वाचन के लिए, भाषण सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए, शब्दों की पहचान के लिए, मनोरंजन के लिए ये श्रवण कौशल के आवश्यकता होती है। श्रवण में बाधाएं वक्ता द्वारा शब्दों का अस्पष्ट व शुद्ध उच्चारण करना, वक्ता द्वारा शब्दों का तीव्रता से उच्चारण करना, वक्ता द्वारा शब्दों का अति उच्च या अति मंद स्वर में उच्चारण करना, वक्ता की संप्रेषण शैली उचित न होना, विषय वस्तु का रुचिकर न होना, वातावरण में अत्यधिक कोलाहल होना, श्रोता का ध्यान केंद्रित न होना, श्रोता का बहरा होना। श्रवण के विकास के उपाय वक्ता के प्रति श्रद्धाभाव होना, विषय वस्तु रुचिकर होना, वक्ता की संप्रेषित शैली उचित होना, वक्ता द्वारा शुद्ध स्पष्ट एवं उचित गति के साथ शब्दों का उच्चारण करना, चलचित्र दूरदर्शन नाटक आकाशवाणी आदि के माध्यम से संप्रेषण करना। श्रवण के साधन गुरु मुखम आकाशवाणी दूरदर्शन ध्वनि मुद्रण यंत्र, इस पर टेप रिकॉर्डर कोई भी यंत्र या फिर रिकॉर्डर, परिजन पुरभाषा, फोन, संगणक, ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर, ये श्रवण के साधन है। श्रवण की विधियाँ आदर्श वाचन, सस्वर वाचन, कहानी कहना, कथा कथन, काल्पनिक शक्ति का विकास, वाद विवाद विधि, ये ध्वनि श्रवण की विधियाँ हैं। भाषा कौशल की आवश्यकता के उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति हेतु शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण हेतु, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण हेतु भावानुरूप आरोह व अवरोह क्रम के ज्ञान हेतु, विविध सभाओं में सक्रिय सहभागिता हेतु, शब्दकोश में वृद्धि हेतु, सम्यक उच्चारण सामर्थ्य उत्पन्न करने हेतु और भाषण, ये भाषा कौशल की आवश्यकता है। भाषण मौखिका व्यक्ति के साधन शिशु बाल गीत, कथा वाचन, पहेलियाँ, सामूहिक संभाषण, दूरभाष, नाटकीकरण, अभिनय, सस्वर सभा, कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी, चर्चा परिचर्चा, विद्वान की सभा और वाद विवाद, ये भाषा मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। भाषा कौशल की विधियाँ संभाषण विधि, गीत विधि, कथा कथन, अंताक्षरी और भाषण स्पर्धा। वाद विवाद
अनुवाचन या एक दो शब्दों का, ये भाषा कौशल की विधियां हैं। और भी है यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, बाल गीत, शिशु गीत, अभिनय गीत सुनने से, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के द्वारा विषय वस्तु को सुनने से, ये भाषा कौशल की विधियां हैं। भाषण, संभाषण और वदन, इसका उद्देश्य है व्यक्ति प्राणी रूप में विचारों को प्रकट करना ही भाषण है। अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए शब्दों का सुसंगठित प्रयोग करना भाषण होता है। भाषण में शुद्धोच्चारण का विशेष महत्व है। भाषण में सहज रूप भाषण कौशल है। भाषण जन्मजात कौशल नहीं है, अपितु यह अर्जित है। भाषण को सिद्ध करने के साधन अनुकरण और अभ्यास है। अनुकरण और अभ्यास है भाषा को सिद्ध करने के साधन। बालक सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उच्चारण करता है। प्रारंभ में उसके उच्चारण में कुछ दोष होते हैं, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा उच्चारण दोषों को दूर किया जा सकता है। प्रारंभ में बालकों द्वारा बार बार किए जाने वाले दोष उच्चारण दोष होते हैं। पठन कौशल, वाचन कौशल भी इसको बोला जाता है। उद्देश्य इसका पठित्व ही है, यानी कि अर्थग्रहण। पठन शब्द पट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अर्थग्रहण। पूर्व स्पष्ट वाचन, लिखित शब्दों या वाक्यों का अर्थग्रहण करते हुए शुद्ध वाचन उच्चारण करना वाचन कहलाता है। भाषा सीखने के 4 कौशल हैं, जिनमें वर्तमान, वैज्ञानिक तथा प्रतिष्ठात्मक युग्म पठन कौशल का विशेष महत्व है। भाषा कौशल में पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स में भी पठन का प्रथम स्थान है। पठन पर ही अन्य विषयों का रूप आधारित है। पठन अभ्यास पर ही बालक की मानसिक भावात्मक उन्नति ही आश्रित है। पठन को वाचन साक्षरता शिक्षा का पर्याय माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में रीडिंग तथा यूरोपीय भाषा में रेडिंग इत्यादि शब्द पठन के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसका अर्थ व्याख्या करना, सलाह देना, पढ़ना। संस्कृत में वाचन शब्द की उत्पत्ति वच धातु से होती है, जिसका अर्थ पठनम, वंदनम होता है। संवेगात्मक कारक भय, लज्जा, शंका, ईर्ष्या, हीन भावना, उपेक्षा आदि संवेग बालक के पठन को प्रभावित करते हैं। लुईस ने स्कूल में भाषा नामक पुस्तक में लिखा है कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। पठन एक कला है। इसके विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा द्वारा यह देखने योग्य है कि छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ने के लिए योग्य है या नहीं। पठन के सोपान: वर्णमाला की पहचान, प्रत्यक्ष ज्ञानम, अर्थग्रहण, पाठ्य वस्तु के माध्यम क्रमबद्धता लाना। पठन शिक्षण के उद्देश्य: ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर स्पष्टीकरण की योग्यता उत्पन्न करना, ध्वनि और उच्चारण स्थानों का समुचित ज्ञान प्रदान करना, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ण पर समुचित बालाघात का प्रयोग करना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सहित शब्दों का विश्लेषण करने की योग्यता उत्पन्न करना, उचित लय, यति, गति, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्ह का ध्यान रखते हुए सस्वर पठन की योग्यता विकसित करना। पठन शिक्षण का महत्व: सस्वर वाचन से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, ज्ञान कोश में वृद्धि होती है, शब्दकोश में वृद्धि होती है, स्वतः अर्थग्रहण की क्षमता विकसित होती है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, अभिव्यक्ति सशक्त होती है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, छात्र सजग रहते हैं, छात्र में सद्वृत्ति का विकास होता है। पठन कौशल के विकास से अन्य कौशल का विकास होता है। पठन क्रिया करते समय आँखों से 12 इंच से 25 से 30 सेमी दूरी पर 45 अंश की डिग्री का कोण बनाते समय वाम हस्त में पुस्तक ग्रहण करनी चाहिए। पठन को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक और मानसिक। शारीरिक कारक श्रवण दोष, दृष्टि दोष एवं उच्चारण
स्थानों में दोष, हकलाना, तुतलाना, मानसिक कारक, अर्थग्रहण की क्षमता, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, शब्द भंडार, मानसिक योग्यता आदि बालक के पठन को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक, स्वयं की रुचि न होना, कक्षा में लगातार अनुपस्थित रहना, पठन के अभ्यास न करना, पाठ्य पुस्तकों का अभाव होना। ये वातावरणीय कारक, स्थानीय बोली, प्रांतीय बोली, माता पिता का उच्चारण, पठन दोषों के निवारण, लिपि का पूर्ण ज्ञान देना, पठन से रुचि उत्पन्न करना, सुंदर वातावरण, पठन योग्य वातावरण का निर्माण करना, शारीरिक दोषों के उपचार हेतु सलाह देना, पठन का अभ्यास करवाना व पुनरावृत्ति पर बल देना, अभ्यास अध्यापक का स्वयं का पठन आदर्श होना, कठिनता के आधार पर पठन सामग्री का क्रम निर्धारण करना, सरल कठिन की ओर मंदबुद्धि छात्रों से पठन हेतु अतिरिक्त अभ्यास करवाना, पठन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कृत करना, छात्रों में सफाओं का दूर करना। शिक्षण विधि की विधियाँ, वर्णोच्चारण विधि, इस विधि को वर्णमाला विधि, वर्णबोध विधि, अक्षरबोध विधि तथा वर्ण समय विधि कहा जाता है या फिर वर्ण समूह विधि भी कहा जाता है। वर्णोच्चारण विधि को पठन शिक्षण की प्राचीन विधि है। इस विधि में संस्कृत वर्णमाला का स्वर व्यंजन सहित पूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से करवाया जाता है। वर्णों का बार बार उच्चारण करवाकर शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जाता है। अक्षर ज्ञान होने के बाद वर्णों के समूह से छोटे छोटे शब्दों का पठन करने का अभ्यास करवाया जाता है। वर्तमान में वर्णों का अलग अलग ज्ञान करवाकर तथा छात्राओं का प्रयोग बताकर ज्ञान को समृद्ध किया जाता है। इस विधि में पठन शिक्षण का क्रम वर्ण शब्द वाक्य के रूप में होता है। चित्र विधि अन्य नाम से शब्द विधि, पद शिक्षण विधि, पद्धति विधि और देखो और कहो विधि के नाम से जानी जाती है। पढ़ने की गति तेज होती है इसमें, चित्र विधि में। यह विधि अमेरिका में 20वीं सदी में शब्द का पठन करने हेतु प्रयोग में ली जाती थी। अनुकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा पढ़े गए शब्दों का अनुकरण करते हुए पढ़ने का अभ्यास करते हैं। संस्कृत में शब्द रूप व धातु रूप प्रकृति प्रत्ययों आदि पठन करवाने हेतु प्रारंभिक स्तर पर धातु शब्द अलग अलग पुनर्युक्त है। सामूहिक विधि, इस विधि में छात्रों को समवेत स्वर में अभ्यास कराया जाता है। संस्कृत में गीत, श्लोक, प्रार्थना आदि के पठन हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत छात्र भावानुकूल आरोह व अवरोह लय गति पूर्वक पठन का अभ्यास करते हैं। ध्वनि साम्य विधि, इस विधि के अंतर्गत एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों का एक साथ पठन कराया जाता है, जैसे कि अकारांत शब्द अजा, रमा, लता, ये ध्वनि साम्य विधि है। वाक्य पठन विधि, इस विधि में वाक्य ही भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। पाणिनि ने वाक्य को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक एक भाषाविदों ने यह सिद्ध किया कि बालक शब्द की उपेक्षा वाक्य है। अब अतिशीघ्र सीखता है। अतिशीघ्र सीखता है। इस विधि द्वारा पठन शिक्षण करने हेतु छात्र के समक्ष प्रारंभ में संस्कृत को छोटे छोटे वाक्यों का गठन करके पठन अभ्यास करवाना चाहिए। तत्पश्चात जटिल वाक्यों का पठन अभ्यास करवाना चाहिए। सद्धति पठन विधि, अन्य नाम मांटेश्वरी विधि, इसका अन्य नाम है मांटेश्वरी विधि, चित्र मिलान विधि या सचर विधि। इस विधि में कुछ नाम प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्रों से उन चित्रों की उनके नाम के साथ सद्धति मिलान करवाकर पठन का अभ्यास करवाया जाता है। भाषा यंत्र विधि,
पठन शिक्षण की आधुनिक विधि। इस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। यह विधि अनुकरण विधि का ही दूसरा रूप है। इस विधि के अंतर्गत भाषा यंत्रों के माध्यम से पठन शिक्षण करवाया जाता है। इस जैसे कि लिंग्वाफोन, ध्वनि अभिलेख यंत्र, टेप रिकॉर्डर। पठन के भेद। पाठकों की संख्या की दृष्टि से दो भेद हैं, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी दो हैं, सस्वर और मौन पठन के भेद हैं। तो सस्वर के उद्देश्य शब्दों तथा ध्वनियों के ज्ञान, शुद्धोच्चारण की योग्यता उत्पन्न करना, उचित लय, गति, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सस्वर पठन की योग्यता उत्पन्न करना, भावान रूप स्वर की उच्चता व मंदता का अभ्यास करना, सस्वर पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, श्रोताओं की संख्या एवं अवसरानुसार वाणी को नियंत्रित करना। सस्वर पठन के भेद। आदर्श पठन, अनुकरण पठन, संवेद पठन। आदर्श पठन में शिक्षक द्वारा गद्य बार बार और पद 3 बार होता है। गद्य 1 बार और पद 3 बार होता है आदर्श पठन में शिक्षक द्वारा। अनुकरण पठन छात्रों द्वारा होता है। अनुकरण पठन व्यक्तिगत व सामूहिक दो प्रकार का होता है। एक समय में एक छात्र अपने स्थान पर खड़ा होकर अनुकरण करते हुए पठन करता है, उसे व्यक्तिगत अनुकरण पठन कहते हैं। जो छात्र पठन के दौरान उच्चारणगत दोष करता है, इसे उच्चारण दोषों के निदान हेतु व्यक्तिगत अनुकरण वाचन करना चाहिए। सामूहिक अनुकरण वाचन सभी छात्र सामूहिक स्वर में अनुकरण करते हुए वाचन करते हैं, सामूहिक अनुवाचन कहलाता है। जो छात्र पठन के दौरान भय, लज्जा, शंका आदि संवेगों का अनुभव करता है, तो उसके संवेगों के उपचार हेतु सामूहिक अनुकरण वाचन करवाना चाहिए। संवेद वाचन। सामूहिक रूप से छात्र अनुकरण नहीं होता। अनुपठन अध्यापक द्वारा एक एक शब्द, एक वाक्य का पठन किया जाता है, तब छात्रों द्वारा उसी शब्द या वाक्य का अनुकरण करते हुए जो पठन किया जाता है उसे अनुपठन कहते हैं। मौन पठन लिखित विषय वस्तु को एकाग्रचित होकर मन ही मन पढ़कर अर्थग्रहण करना मौन पठन कहलाता है। सस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन से अर्थग्रहण शीघ्रता से होता है तथा अर्थग्रहण के लिए मौन पठन सर्वाधिक उपयुक्त होता है माना गया है। बाइन ने अपनी पुस्तक साइलेंट रीडिंग में मौन पठन का अल्पव्ययी तथा प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति कहा है। बुकसन तथा गेट्स ने मौन पठन के लिए विषय में कहा कि वयस्क व्यक्तियों का मौन पठन उनके सस्वर पठन अपेक्षा द्रुत गति से होता है। साथ ही मौन रूप से पढ़ा हुआ अंश अधिक समय का याद स्थायी रहता है। मौन पठन के उद्देश्य छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करना, पठन गति को बढ़ाना, चिंतन मनन की शक्ति का विकास करना, शब्द भंडार में वृद्धि, ध्यान केंद्रीयकरण, अवधान का विकास, अवकाश के लक्ष्यों का सदुपयोग करना, सृजनात्मकता की योग्यता का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, संस्कृत की विभिन्न विधाओं से प्रमुख तत्वों से परिचित करवाना, मुख्य उद्देश्य से छांटकर कंठस्थ करने की योग्यता का विकास करना, अर्थग्रहण की क्षमता का विकास करना, नवीन सूचनाओं को एकत्र करना, जिज्ञासा का समाधान करना। मौन पठन के भेद। साधारण मौन पठन समाचार पत्र आदि पढ़ते समय, द्रुत मौन पठन कथा शिक्षण सरल जिसकी भाषा शैली सरल हो, गहन गंभीर मौन पठन जिसकी भाषा शैली जटिल हो, सार गमिति हो और तथ्यात्मक हो। उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकें में होता है ये गहन गंभीर मौन पठन। लेखन कौशल। इसका उद्देश्य पढ़ना और लिखना दोनों ही है। भाषा कौशल में अंतिम कौशल है सबसे कठिन कौशल। इस कौशल में भाषा या अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। भाषण को लिपिबद्ध करना लेखन है। भाषा का सहज रूप भाषण है तथा उसी का प्रतिबिंब लेखन है। पठन एवं लेखन के क्रम को लेकर
शिक्षा शास्त्रियों के में मत है जिसमें फ्रॉबेल पठन को तीसरा तथा लेखन का चौथा कौशल मानता है। फ्रॉबेल श्रवण, भाषण, पठन, लेखन को मानते हैं। मांटेश्रिया श्रवण, भाषण, लेखन, पठन को मानती हैं। अन्य शिक्षा शास्त्रियों पठन व लेखन के साथ साथ स्वीकार किया। लेखन कौशल में लिपि वर्तनी का सर्वाधिक महत्व होता है उच्च प्राथमिक स्तर में। लेखन कौशल के उद्देश्य भावों को स्थिर रूप प्रदान करना, भावों के लिए आकृति निर्माण करना, पठित वस्तु को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, छात्रों में लेखन शक्ति का विकास करना, शुद्ध वर्तनी का खास प्रदान करना और विराम चिन्हों के प्रयोग का शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्रदान करना, विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। असुंदर लेखन के कारण लेखन में आरंभ से ही बॉल पेन फाउंटेन का प्रयोग करना। असुंदर लेखन कैसे होता है बालकों में? तो जब बच्चे बॉल पेन फाउंटेन पेन का आरंभ करते हैं शुरू में ही, तब लेखनी ग्रहण करने की दोषपूर्ण प्रणाली, लेखन के समय असुविधायुक्त स्थान पर उपवेशन बैठना, लिपि के सही ज्ञान का अभाव होना, विराम चिन्हों के प्रयोग के ज्ञान का अभाव, लेखन अभ्यास की न्यूनता, तृतीयक लेखन का दुरभ्यास, साधक सघन लेखन का दुरभ्यास, शिरोरेखा बिना लेखन का दुरभ्यास, अध्यापक का लेख आदर्श लेख न हो, तब असुंदर लेख बनता है बच्चे का। सुंदर लेख के उपाय: लेखनी ग्रहण करने की रीति का सम्यक प्रशिक्षण देना, लेखन के समय उचित वातावरण की व्यवस्था होना, सुविधायुक्त स्थान पर उपवेशन कर लेखन कार्य करना, लेखन का अधिकाधिक अभ्यास करना, लिपि का सही ज्ञान होना, आँखों से कागज की उचित दूरी होना, ये सब सुंदर लेखन के उपाय हैं। अध्यापक का लेख आदर्श लेख होना, समय समय पर सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन होना। लेखन कौशल के सोपान: तथ्यों का संकलन, एकचित्र, व्यवस्थापन और व्यवस्थीकरण, प्रारूप निर्माण और रूपरेखा, संपादन, लेखन, पुनरावृत्ति, पुनर्दर्शन, लेखन की अवस्था कौन कौन सी है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पहले तो लेखन हेतु तत्पर होगा फर्स्ट अवस्था में। सेकंड में वर्ण की संरचना सीखेगा। थर्ड में शब्द व वाक्यों की संरचना सीखेगा। फोर्थ में लेखन का अभ्यास करना होगा। लेखन कौशल के विकास के उपाय: अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग करना, छात्रों द्वारा गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लेखन कार्य का अभ्यास कराना, निबंध लेखन, पत्र लेखन आदि कार्य हेतु छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए। संस्कृत की पत्रिकाओं से हास्य कविताएं, कथाएं, अनुभव आदि को लेखन हेतु प्रेरित करना चाहिए। लेखन शिक्षण विधियां: इसमें मांटेश्वरी विधि है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम काष्ठ फलक पर बने बड़े बड़े आकार के अक्षरों पर अंगुली संचालन का कार्य करवाया जाता है। तत्पश्चात पेंसिल अनुवर्तन करवाया जाता है एवं अंत में लेखन अभ्यास करवाया जाता है। मांटेश्वरी महोदय ने 3 वर्ष की आयु के बाद बालक को वर्ण रचना सिखाने का समर्थ किया। यह विधि स्वयं करके सीखना व खेल खेल में सीखने शिक्षण सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। अक्षर रूपानुकरण, स्वरेखानुकरण विधि, ट्रेसिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। इस विधि के अंतर्गत छात्रों के समक्ष अक्षर के स्वरूप के अनुसार कुछ बिंदुएं अंकित कर दी जाती हैं। तत्पश्चात छात्र उनकी बिंदुओं को जोड़ते हुए लेखन का कार्य का अभ्यास करता है। यह विधि पूर्ण प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। स्वयं करके सीखना शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान में प्रचलित प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकों में इसका प्रयोग किया जाता है।
स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा लिखे गए वर्ण को देखकर अनुकरण करते हुए उनके बीच लिखने का अभ्यास करता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्र के अभ्यास पुस्तिका में स्लेट पर वर्ण लिखता है। दृष्ट लेखन विधि या जैकपॉट विधि। अनुलेखन विधि, देखो व लिखें। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को देख देख कर अथवा पाठ्यपुस्तक में देख देख कर लिखने का प्रयास करता है। यह विधि भी स्वयं करके सीखने पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर लेखन शिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है। श्रुत लेख या उक्त लेखन विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों को सुनकर छात्र लेखन का अभ्यास करता है। इस विधि में अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने शब्दों का माध्यम गति से वाचन करे, साथ ही बोले गए शब्द वाक्य छात्र की पाठ्यपुस्तक से होने चाहिए। इस विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक विराम चिन्ह को न बोले अपितु छात्र उन्हें समझने का प्रयत्न करे। यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर व माध्यमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ है। रचनात्मक विधि यानी कि पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि के अंतर्गत बालकों को सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान करवा दिया जाता है। तत्पश्चात उस अक्षर को विभिन्न आकृति टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। अंत में छात्र विभाजित किए टुकड़ों आकृतियों का पुनः जोड़कर अक्षर निर्माण व वर्ण रचना सीखता है। यह रुचिकर तथा मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में अवबोध समझ पर बल दिया जाता है, उससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि का प्रयोग पूर्व प्राथमिक तथा प्रथम प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इसी विधि को रचनात्मक और पेस्टोलॉजी विधि बोलेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत। भाषा सीखना बालक की स्वाभाविक व जन्मजात प्रकृति है। इसी प्रकृति के कारण वह अपनी मातृभाषा स्वतः ही सीख जाता है। भाषा शिक्षण का स्वाभाविक क्रम है श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण बालक सर्वप्रथम अपने परिवार की भाषा सीखता है, तत्पश्चात उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ता है, वैसे उसका भाषा ज्ञान बढ़ता है। भाषा शिक्षण के स्वाभाविक क्रम के अनुसार शिक्षण करवाने से बालक सहजता के साथ भाषा सीख जाता है। इस भाषा शिक्षण हेतु इस सिद्धांत अपनाने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत वातावरण का निर्माण करवाना चाहिए। विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन करवाना चाहिए। शिक्षक द्वारा संस्कृत के माध्यम से वार्तालाप करना चाहिए। शिक्षक द्वारा संस्कृत के माध्यम से वार्तालाप करना चाहिए। संस्कृत के श्लोक व गीतों को कंठस्थ करने हेतु छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए। छात्रों को शुद्धोच्चारण करने का अभ्यास करवाना चाहिए। भाषा शिक्षण के दौरान भाषा में के मौखिक पक्ष पर पहले बल देना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे रुचि का सिद्धांत। तो यहाँ पे रुचि होगी जिस कार्य को करने में, तो प्रेरणा और अधिगम स्तर भी बढ़ जाता है। प्रिंसेट महोदय ने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड नामक बुक में लिखा कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी, जब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। अतः संस्कृत पढ़ने में जितनी रुचि छात्र की होनी आवश्यक है, उतनी ही रुचि संस्कृत पढ़ाने में शिक्षक की स्वयं की होनी आवश्यक है। अभ्यास व कार्यशीलता का सिद्धांत। भाषा विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है। किसी भी कक्षा में दक्ष होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए संस्कृत भाषा शिक्षण में भी अभ्यास, पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। उच्चारण, पठन, लेखन आदि का सतत अभ्यास करवाना जाना चाहिए संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए। एच पामर महोदय ने कहा कि भाषा सीखना एक स्वभाव बनाने की प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी नवीन आदतें बनाते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने 3 बातें आवश्यक मानी: रुचि, निरंतर्य
और वैराग्य। संस्कृत शिक्षण में इस सिद्धांत को अपनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कक्षा शिक्षण में संस्कृत माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को कठिन ध्वनि तथा शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए अभ्यास करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। सक्रियता का सिद्धांत। मानसिक विकास में तीव्रता होती है। इसमें छात्रों को सक्रिय रखा जा सकता है प्रेरणा के माध्यम से। विविध प्रश्न पूछने हेतु अवसर देने चाहिए बच्चों को। अनुपात एवं क्रम सिद्धांत, ये उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। ग्रहण वह एवं अभिव्यक्ति मुख्य उद्देश्य है इसका। अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत में तो बालक में भावों को ग्रहण करने की क्षमता तथा भावों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना, मौखिक, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, जिस उद्देश्य की पूर्ति हम ज़्यादा चाहते हैं उसका अनुपात ज़्यादा रखना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य अधिक बल देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक के व्याकरण पर अधिक बल देना चाहिए। उच्च स्तर पर तुलनात्मक कार्य तथा रचना कार्य करवानी चाहिए। मौखिक कार्य अधिकाधिक करवानी चाहिए। शुद्धोच्चारण का अभ्यास करवाएं। शब्द भंडार में वृद्धि की जाए। श्लोक कंठस्थ करवाए जाएं। मौखिक कार्य का सिद्धांत। तो भाषा के रूप मौखिक और लिखित हैं। भाषा में ग्रहण व अभिव्यक्ति दोनों का विशेष महत्व है। श्रवण व भाषा में प्रथम शैशवावस्था में भाषा सुनना है, बाद में अनुकरण द्वारा सीखना है, बोलना है। श्रवण कानों से और भाषण जीभ से होता है। स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कक्षा में कुछ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि सभी छात्र पाए जाते हैं। उच्चारण क्षमता, वर्तनी, अर्थ ग्रहण क्षमता सभी को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। शिक्षक के समय वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र वातावरण में छात्रों की जिज्ञासा बढ़ जाती है। शिक्षण सूत्र। शिक्षण को सरल व सुगम बनाने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर तथा कॉमिनियस जैसे महान शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव तथा निर्णय के सूत्र रूप में प्रकट किया। तो इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पठन से सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन, अनिश्चित से निश्चित, अनुभव से तर्क, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण होता है। ज्ञात से अज्ञात मतलब जो ज्ञान पहले और फिर नवीन ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास करना। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से पहुंचने का प्रयास करना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें। सरल से कठिन की ओर, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर,
इसमें विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों ही आवश्यक हैं। इस शिक्षण सूत्र के दौरान पहले विषय के विभिन्न अंगों को अलग अलग 2 भागों में पढ़ाया जाता है। तत्पश्चात अंगों का संश्लेषित कर समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। आगमन से निगमन की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। मनोविज्ञान से तर्क की ओर। अनुभव द्वारा तर्क करने की योग्यता का विकास होता है। तार्किक क्रम से तात्पर्य विषय वस्तु का व्यवस्थित क्रम से प्रस्तुतिकरण है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण। शिक्षण की विधि। एक कक्षा में अध्यापक विशेष द्वारा शिक्षण कराने हेतु जो तरीके उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें प्राचीन विधि, नवीन और नवीनतम विधि। शिक्षा के उपागम, शिक्षा में नवाचार। प्राचीन विधि है पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारण विधि। सन 1835 के लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति तक संस्कृत भाषा शिक्षा हेतु जिन विधियों प्रविधियों का प्रयोग किया गया है उन्हें प्राचीन विधि कहते हैं। तो ये पाठशाला विधि, व्याकरण अनुवाद विधि और भंडारण विधि। पाठशाला विधि परंपरागत विधि, गुरुकुल विधि और पंडित प्रणाली बोलते हैं इसको। यह भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। सत्र पाठशाला में, गुरुकुल और विद्यापीठों में, मठों में यह शिक्षा पद्धति नियमित रूप से चलती रही। इसी समय यूरोपीय विद्वान तथा धार्मिक प्रचारक ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विद्वानों ने इसका विकास किया, किंतु 1835 की मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद यह धीरे धीरे अपेक्षित होती गई। पाठशाला विधि शिक्षण हेतु निम्न उपविधियों को अपनाया गया। मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि, परंपरागत विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, भाषण विधि, कक्षा नायक विधि, कक्षा कथन विधि। मौखिक व व्यक्तिगत शिक्षण विधि। इस व्यक्ति के इनमें छात्रों का उच्चारण शुरू होता था। इस विधि द्वारा विषय वस्तु पर स्थायी अधिकार प्राप्त होता था। उच्चारण संबंधी प्रत्येक दोष को गुरु व्यक्तिगत रूप से छात्रों को बताते थे। पारायण विधि। वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को पारायण कहते हैं। मंत्रों की बार बार आवृत्ति कराकर उन्हें कंठस्थ करवाया जाता था। उन्हीं को क्षत्रिय कहा जाता था। पारायण के दौरान अशुद्धि करने वाले छात्र, एक अशुद्धि करने वाला छात्र एकान्य, दुपन्य 2 जो गलती करता था, त्रिपन्य 3 जो गलती करता था। वाद विवाद विधि। बिना पूर्ण तैयारी के तटस्थलीय भाषण, व्याख्या या विभिन्न वेदों की अभिव्यक्ति वाद विवाद के प्रतीक हैं। प्रश्नोत्तर विधि। पाठ को प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। इस विधि में व्याख्या के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उनके उत्तर बताए जाते हैं। छात्र उन्हीं प्रश्नों का अनुकरण या व अभिव्यक्ति करते हैं। व्याख्या विधि। व्याकरण विधि। नेक्स्ट है सूत्र विधि।
इसे कंठस्थीकरण विधि, पांडित्य विधि भी कहते हैं। व्याकरण शिक्षण की परंपरागत विधि और पांडित्य विधि सूत्र विधि को बोलते हैं। मुख्य उद्देश्य शिक्षा सूत्र सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसमें सूत्रों की व्याख्या हेतु भाष्य विधि तथा टीका विधि का अनुकरण किया जाता है। व्याख्या विधि, इस विधि का प्रयोग शिक्षण के दौरान कठिन अंश, कठिन वाक्यों को उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। व्याख्या विधि के अंतर्गत अध्यापन विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु व्याख्या के निम्न 6 प्रकार अंगों को अपनाया जाता है। पदच्छोध, पदार्थयोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान। इस विधि द्वारा शिक्षण करवाने से छात्र को विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब एक भाषण विधि है। कथा कथन विधि, कथा नायक विधि। इस विधि के अंतर्गत कक्षा में जो छात्र मेधावी होते हैं वे ही अपने सहपाठियों को शिक्षण कार्य करवाते हैं। शिक्षण कराने से छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। पाठशाला विधि के गुण, अनुशासन में सहायक, स्वाध्याय की क्षमता का विकास, भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में सहायक, शास्त्रों में अध्यापिका भाषण का विकास। दोष है, अमनोवैज्ञानिक विधि है ये। पाठशाला विधि रटने पर बल, अवबोध पर नहीं है। पठन व लेखन कौशल की उपेक्षा। यह नीरस विधि है क्योंकि इसमें व्याकरण का शुष्क ज्ञान प्राप्त करने हेतु छात्रों को बाध्य किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, इसको भंडारण विधि भी बोलते हैं। इसके प्रवर्तक है रामकृष्ण गोपाल भंडारण। समर्थक हैं वामन शिवराम आमटे। इस विधि पर पाश्चात्य पद्धति का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। भंडारण ने 2 प्रमुख पुस्तकें मार्गोपदेशिका और संस्कृत मदिरात। यह विधि व्याकरण शिक्षण हेतु प्रयुक्त की जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि जो है। पाठ्यपुस्तक विधि, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण की नवीन विधियाँ जो हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद भाषा शिक्षण कराने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया है वे नवीन विधियाँ कही जाती हैं। पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, हर्बटीय पंचपदी और मूल्यांकन विधि। पाठ्यपुस्तक विधि, पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक वेस्ट महोदय हैं। वेस्ट महोदय। वर्गीकरण व पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्रमशः वर्णमाला, छोटे छोटे शब्दों से वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद का ज्ञान करवाया जाता है। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। डटन विधि से शिक्षण कराने हेतु छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। रटन विधि से छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वाचन कौशल पर बल देती है। प्रत्यक्ष विधि, मात्र विधि, अन्य नाम निर्वाच विधि या सुगम विधि। सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर वीसी ओकेल ने ऑलिफस्टोन हाई स्कूल मुंबई में किया। सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षण हेतु किया गया प्रत्यक्ष विधि या मात्र विधि। ऐसा करने से भविष्य में छात्रों का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयोगी है। विश्लेषण विधि,
व्याकरण शिक्षण के समय अध्यापक सर्वप्रथम व्याकरण के नियम तथा सूत्र को छात्र के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। तत्पश्चात उनके विभिन्न अंगों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण विधि के गुण। इस विधि के शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि है। विधि के द्वारा शिक्षण रुचिकर होता है। इस विधि में विद्याओं का विश्लेषण विधि में सभी विद्याओं का शिक्षण इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। व्याख्या विधि प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी, अमनोवैज्ञानिक, मंदबुद्धि छात्रों के लिए अनुपयुक्त व्याख्या विधि। व्याकरण विधि व्याकरण के षट वेदांग में वेद पुराण का मुख्य माना जाता है। किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए इसका व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। हर्बर्टिया पंचपदी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शिक्षाशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर के इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हर्बर्टिया पंचपदी विधि के 5 सोपान सम्मिलित हैं। प्रस्तावना, विषयोत्पादन, पाठोत्थान, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है छात्रों के ज्ञान को परिपुष्ट करना होता है। एक आएगी मूल्यांकन विधि। सर्वप्रथम प्रारंभ B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में किया। इस विधि में प्रत्येक सोपान से संबंधित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षा में किए जाने वाले क्रियाकलापों संयोजन के साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है। सबसे पहले उद्देश्य, व्यवहार रूप, व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य बिंदु, शिक्षक कार्य, छात्र कार्य और मूल्यांकन होता है। फिर नाटकीय शिक्षण में श्रव्य और दृश्य होते हैं। नाटक का स्वरूप। नाटक की अवस्थाएं: आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, निश्चितावधि, फलागम। नाटक की कथावस्तु के 3 भेद हैं: प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र। नाटक के 4 भेद हैं यहाँ पे: धीरोछात्र, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये सारा नाटक से रिलेटेड है, तो आप इनको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। नाटक शिक्षण की विधियां हैं: आदर्श नाट्य विधि और अभिनय विधि। अभिनय विधि में कक्षा अभिनय विधि और रंगमंच अभिनय विधि, व्याख्या विधि और समवाय विधि। व्याख्या विधि तो पता ही है, समवाय विधि एक बार देख लो। नाटक शिक्षण को पूर्णोत्तर सभी विधियों का सम्मिश्रण कर शिक्षण द्वारा नाटक शिक्षण करवाना होता है, तो इसी को समवाय विधि बोलते हैं। यह विधि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, समवाय विधि। व्याकरण शिक्षण की रीति: आगमन रीति और निगमन रीति। आगमन उदाहरण से नियम, निगमन नियम से उदाहरण। व्याकरण शिक्षण के प्रकार: औपचारिक शिक्षण: व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से होता है। अनौपचारिक
व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं होता अनौपचारिक में। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ प्राचीन विधि और नवीन विधि। प्राचीन विधि में सूत्र विधि, पारायण विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, अंत्याकृति विधि, अंत्यव्यतिरेक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। और नवीन विधि में पाठ्यपुस्तक विधि, समवाय विधि, आगमन निगमन विधि। पारायण विधि क्या होता है? प्राचीन काल में वेदों को संहिता पाठ, पटपाठ एवं क्रमपाठ आदि कई प्रकार के वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठन करना पारायण कहलाता था। जो छात्र पारायण करता था उसे परिणाय कहा जाता था। उच्चार करते समय अशुद्धियों की संरचना के अनुसार छात्रों को परीक्षा भी होती थी। वाद विवाद विधि तो पता ही है, व्याकरण विधि भी सेम है। आगमन निगमन विधि उदाहरण से नियम, विशेष से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष प्रमाण, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म में जाती है। आगमन विधि में रटने की सरल व स्वाभाविक विधि है। छात्र उत्साहित व सक्रिय होता है, अधिक प्रभावशाली होता है, रटने की अपेक्षा अवबोध पर बल देता है। चुप। इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे ये सारे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट है। यहाँ पे वाद विवाद विधि है, इसमें प्राकथन, भाषण, सम्यक बोध, प्रतीक, श्रवण, जिज्ञासा वृत्ति आएगी। फिर आएगी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्य, ये सारे आएंगे। अव्यकृति विधि ये अनौपचारिक शिक्षण होता है। आगमन विधि तो पता ही है। निगमन विधि आएगी नेक्स्ट। इसमें निगमन विधि पढ़ेंगे तो ये सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात उदाहरण, नियम, फिर उदाहरण। नियम में, निगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। नीरस विधि है, व्याकरण का ज्ञान सम्यक प्रकार से नहीं होता। छात्रों में विचार शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास अधिक नहीं होता निगमन विधि में। पाठ्यपुस्तक विधि, इसे सुग्गा विधि भी बोलते हैं पाठ्यपुस्तक विधि को। पाठ के अंत में दिए गए व्याकरण संबंधी अभ्यास प्रश्नों से व्याकरण नियमों का ज्ञान करवाया जाता है पाठ्यपुस्तक विधि में। धीरे धीरे व्याकरण नियमों को सीखकर विभिन्न परिस्थितियों में उनका प्रयोग सीखते हैं। शिक्षण सरल व प्रभावी होता है। व्याकरण ज्ञान भी स्थायी होता है इसमें। समवाय सहयोग विधि ये अनौपचारिक विधि है। गद्य पद्य, नाटक रचना, अनुवाद, इन सभी का शिक्षण होता है इसमें। इसको व्याकरण शिक्षण की सहचर्य विधि के नाम से भी जाना जाता है, समवाय सहयोग विधि को। हर्बर्ट स्पेंसर का सहसंबंध सिद्धांत इसी विधि पर आधारित था। सहसंबंध सिद्धांत ये सहचर्य विधि के गुण पाठ्यपुस्तक को समझने में सुविधा, भावों को तथा विषय वस्तु को सम्यक प्रकार से समझ लेते हैं इसमें। गद्य शिक्षण की विधि
गद्य के भेद, कथा और अध्याय का। गद्य पाठ के भेद, गहन और द्रुत, दो प्रकार के ही हैं। गद्य शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों में संस्कृत साहित्य के प्रति उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना। माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर शब्द भंडार व सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता उत्पन्न करना, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। उद्बोधन विधि, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, प्रत्यक्ष क्रिया प्रदर्शन। इसमें चित्र दिखाकर उनका नाम छात्र से पूछते हैं उद्बोधन विधि में। प्राथमिक स्तर पर उद्बोधन विधि, माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर विधि और उच्च स्तर पर प्रवचन और व्याख्या विधि होती है। प्रश्नोत्तर विधि ये हैं सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के हैं सुकरात। प्रवचन विधि या फिर कथन विधि, अनुवाद द्वारा, कोश विधि द्वारा, परिभाषा द्वारा, टीका विधि द्वारा। व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, भाषणों के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है। पदच्छेद, पदार्थोक्ति विग्रह, वाक्य योजना, आंक्षेप और समाधान होता है इसमें। व्युत्पत्ति विधि, तुलना विधि, वाक्य प्रयोग, अंतकथा प्रसंग द्वारा होती है। पद शिक्षण, ये सारे आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। व्यास विधि, व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, ये इम्पोर्टेंट है। इसके प्रवर्तक हैं ओंकार दास। खंडान विधि की पद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है ये खंडान विधि। अन्य नाम इसका प्रश्नोत्तर विधि और आकांक्षा विधि भी है। एक है दंडान्वय विधि, इसके प्रयोगकर्ता भी ओंकार दास हैं। दंड का अर्थ ग्रंथ युक्त दंड, गांठ युक्त दंड। इसमें प्रश्न कैसे होते हैं? व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं। यहाँ पे दिया गया प्राथमिक स्तर पर गीत व नाटक विधि, भाषा अनुवाद विधि। माध्यमिक स्तर पर दंडान्वय, खंडान्वय, व्याख्या विधि। उच्च स्तर पर व्यास विधि, तुलना, समीक्षा और टीका विधि। पद के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंडान्वय और मुक्त काव्य।
थैंक यू गाइस। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ लेके आएंगे आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस।